Good morning, dear students. All of you are welcome in Lanka. Today, in our Lanka, we will discuss a very important and first chapter of chemistry which is known as solid state. इस वीडियो को स्टूडेंट आप एंड तक देखिए. At the end of this video, I will provide 20 more question to you. जो 20 क्वेश्चन यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में 90% प्रोबेबिलिटी रखते हैं हर ईयर के किसी न किसी क्वेश्चन पेपर के सेट में आने की. सो वी स्टार्ट अ स्मॉल डिस्कशन ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट. आज हम सॉलिड स्टेट है क्या, सॉलिड होता क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे. और इस टॉपिक के एंड होते ही मैं आपको प्रोवाइड करूंगा स्टूडेंट इस चैप्टर के 20 ऐसे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो इस चैप्टर से एटलीस्ट आप 3 मार्क किसी भी एग्जाम्स में स्कोर कर सकते हो. सो वी स्टार्ट. सॉलिड स्टेट, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट ठोस अवस्था. सॉलिड स्टेट है क्या बच्चों, पहले जानो आप. सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन ये नहीं है कि जिसका आकार और आयतन निश्चित हो, विच हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. ये सॉलिड्स की डेफिनेशन होती है स्टूडेंट. नाउ वी डिस्कस डेफिनेशन ऑफ सॉलिड स्टेट, जिसे हिंदी में बोलते हैं ठोस अवस्था. पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण प्रबल अंतराणुक आकर्षण बलों द्वारा निकटस्थ, निकटस्थ मीन्स बहुत नजदीक, जितना पॉसिबल हो उतने नजदीक हो, निकटस्थ संकुलित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है. तो सॉलिड स्टेट है क्या बच्चों, ठोस अवस्था क्या है, जिस स्टेट में या जिस अवस्था में किसी सब्सटेंस के अवयवी कण, जिनको फंडामेंटल पार्टिकल्स आप नहीं कह सकते, आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहो ज़्यादा बेटर होगा. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे के जितना पास हो सकते हैं, पास आके प्रबल अंतरा अणुक आकर्षण बलों द्वारा एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं. मतलब वो अपना प्लेस छोड़ के जा नहीं सकते. तो आप जानते हो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है बच्चों अंतरा अणुक आकर्षण बल. और इस बल का प्रभाव अणुओं के बीच या अवयवी कणों के बीच डिस्टेंस जितनी कम होती जाती है, ये बल उतना ही इफेक्टिव या स्ट्रांग होते चले जाता है. तो ठोस अवस्था क्या है बच्चों, जिस अवस्था में पदार्थ के अवयवी कण, जो अणु भी हो सकते हैं, ये कण क्या हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं बच्चों, या आयन भी हो सकते हैं. तो जिस स्टेट में अवयवी कण और परमाणु या आयन एक दूसरे के बहुत पास आके बहुत प्रबल आकर्षण बलों से बंध जाए, चिपक जाए एक दूसरे से, वो अपना प्लेस छोड़ के स्कैप ना कर सके, जा ना सके, वो अवस्था कहलाती है क्या बच्चों, ठोस अवस्था. अब ठोस अवस्था में जितने सब्सटेंस हैं हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में, जितने भी सब्सटेंस ठोस अवस्था में, उन्हें जनरली कहा क्या जाता है, ठोस या सॉलिड कहा जाता है. और सॉलिड कहते किसे हैं, वे पदार्थ, हमारे चारों तरफ जो भी पदार्थ आपको दिखते हैं, आपकी आंखों से दिखाई देते हैं, जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है, वे ठोस कहलाते हैं. आकार मीन्स जिस शेप में है, जैसे मार्कर जिस शेप में आज है उसी शेप में कल और 1 साल बाद भी रहेगा, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाहरी फोर्स ना लगाया जाए. तो इसका शेप तो निश्चित हो गया. सेकंड थिंग, आयतन. कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जितनी जगह घेरता है बच्चों, अब ये डस्टर है, जितनी जगह घेर रहा है, ये इसका क्या हो गया, आयतन हो गया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टूडेंट्स वॉल्यूम. तो जिन भी पदार्थों का आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, उन्हीं को कहते हैं बच्चों ठोस. अब ये मेरे हाथ में मार्कर्स हैं, ये डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, इन सब के क्या है, आकार भी निश्चित और आयतन भी निश्चित. तो ये सारे पदार्थ किस अवस्था में कहे जाएंगे, ठोस अवस्था में. उदाहरण आप सब जानते हैं, आप यही एग्जाम्पल ले सकते हो बच्चों, जैसे चाक हो गई, डस्टर हो गया, मार्कर हो गया, या आपके अगल बगल जितनी चीज़ें हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो. नमक हो गया, चीनी हो गई, या
आपने ब्रिक्स ले लिया, लोहा, स्टील का कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका शेप और वॉल्यूम, जिसका आकार आयतन दोनों निश्चित हो, क्या होगा? ठोस होगा। सिंपल। नाउ ठोसों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है भाई? पहली तो सबसे मेन प्रॉपर्टी आकार आयतन निश्चित। क्यों निश्चित होता है? एकदम सिंपल सा आंसर है, तुम्हारे सामने है। जब मॉलिक्यूल्स या अवयवी कण एक दूसरे के बहुत पास होंगे तो वो बहुत स्ट्रांग आकर्षण बलों से एक दूसरे से क्या होंगे? बाइंड होंगे या बंधे होंगे। कोई भी पार्टिकल या कोई भी कण अपनी जगह छोड़ के स्कैप नहीं कर सकता, भाग नहीं सकता, क्योंकि बॉन्डिंग बहुत मजबूत है। तो जब अपना प्लेस कोई छोड़ ही नहीं सकता, अपने स्थान पे ही सब क्या है? बंधे हुए हैं, तो इनका शेप भी डेफिनिट हो गया और वॉल्यूम भी डेफिनिट हो गया। नाउ पहली प्रॉपर्टी क्लियर, आकार और आयतन निश्चित। ना इस मार्कर का शेप बदलेगा, दैट मीन्स आकार बदलेगा, और ना ही आयतन। जितना प्लेस, जितनी जगह आज ये घेर रहा है उतनी ही जगह कल भी घेरेगा। असंपीड। असंपीड मीन्स नॉन कंप्रेसिबल। जिस सब्सटेंस को कंप्रेस ना किया जा सके, दबाया ना जा सके, उसे बोलते हैं, वो भी सॉलिड होता है। सॉलिड की एक प्रॉपर्टी है कि सॉलिड्स असंपीड होते हैं या इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इस डस्टर को हम दबा थोड़ी सकते हैं, या इस मार्कर को, या कोई लोहे का रॉड हो उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, तो कैसे होते हैं? असंपीड। दूसरी चीज, तीसरी प्रॉपर्टी बच्चों, उच्च घनत्व। घनत्व तो आप सब जानते हो, एकांक आयतन का द्रव्यमान घनत्व तो कहलाता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है बच्चों। तो मास जितना ज़्यादा सॉलिड का आप जान रहे हो, वॉल्यूम तो फिक्स है, आयतन फिक्स है। और इनके पार्टिकल्स बहुत पास पास, जब कम वॉल्यूम में, कम आयतन में ज़्यादा पार्टिकल होंगे बच्चों, तो मास क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि डेंसिटी प्रोपोर्शनल किसके होती है? मास के। घनत्व तो द्रव्यमान के समान पाती होता है। लेकिन द्रव अवस्था और गैस अवस्था में कण बहुत दूर होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं? काफ़ी दूर। गैस अवस्था में तो बच्चों और दूर होते हैं। तो जब इनके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे तो इनका घनत्व तो क्या हो जाएगा? मास कम हो जाएगा। ऑब्वियसली भाई, पार्टिकल कम हुए तो मास कम हो जाएगा, मास कम होगा तो घनत्व भी कम हो जाएगा। ना कम एट नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नगण्य विसरण। विसरण को बोलते हैं डिफ्यूजिबिलिटी बच्चों। डिफ्यूजिबिलिटी मीन्स फैलना, एक तरह से क्या होना? प्रसारित होना या फैलना, जितनी जगह पाते जाना, फैलते जाना। तो सॉलिड क्या है? मार्कर धीरे धीरे डिफ्यूज हो रहा है या विसरित होकर खत्म हो जा रहा है? नहीं। तो ठोसों में विसरणशीलता नगण्य के बराबर होती है। ठोस के अणु बच्चों, या आप कह सकते हो अवयवी कण अपने स्थान पर दृढ़ता से बंधे होते हैं, अपनी जगह छोड़ नहीं सकते। तो ये क्या होते हैं? नगण्य विसरण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके कण अपनी जगह छोड़ के फैल, उपलब्ध स्थान में फैल नहीं सकते। लास्ट पॉइंट, कठोर एवं दृढ़। जितने भी सॉलिड्स हैं सब क्या होते हैं? कठोर और दृढ़। क्यों दृढ़ होते हैं? भाई इनके अवयवी कण कस के बंधे हैं, प्रबल बलों से बंधे हैं, अपनी जगह छोड़ नहीं सकते। और जिसके मॉलिक्यूल स्ट्रांगली बंधे होंगे, वो दूसरे जिसके वीकली बंधे हों उसको क्या कर सकता है? स्क्रैच कर सकता है या खरोच सकता है। कठोरता होती क्या है? दूसरे सब्सटेंस को खरोचने की पावर कहलाती, स्क्रैचिंग पावर कहलाती है कठोरता। तो ये थे बच्चों, ये थी ठोस अवस्था और उसके गुण। नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, या ठोस के प्रकार। ठोसों को मुख्यतः स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ठोसों को मुख्यतः दो प्रकारों में बांटा गया है बच्चों। कौन कौन से? भाई पहली टाइप है क्रिस्टलीय ठोस, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और सेकेंड टाइप है अक्रिस्टलीय ठोस या अमोर्फस सॉलिड्स बोलते हैं इनको। एकदम हलवा डेफिनेशन है बच्चों। याद रखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते किसे हैं? बहुत इजी डेफिनेशन है। डेफिनेशन देखिए, अवयवी कण त्रिविम में निश्चित नियमित व्यवस्था में होते हैं। इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं जिनसे बने होते हैं वो त्रिविम मीन्स 3 डायमेंशन, तीनों डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक डेफिनिट और क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण त्रिविम, तीनों विमाओं में
एक निश्चित और नियमित व्यवस्था में होते हैं, उनका ऑर्डर एकदम फिक्स होता है, इनका पैटर्न निश्चित मीन्स डेफिनिट है, नियमित ऑर्डरली पैटर्न में होते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, इनके जो पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट, जैसे कोई आयनिक कंपाउंड का तुमने एग्जांपल लिया, सपोज वी टेक एग्जांपल ऑफ NaCl। आयनिक कंपाउंड बने किसके होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के। तो पॉजिटिव आयन के बगल में हमेशा नेगेटिव, नेगेटिव के बगल में कौन सा, पॉजिटिव। और ये सीक्वेंस पूरे क्रिस्टल में फैला होता है। ध्यान से देखिए, हर पॉजिटिव आयन चारों ओर से नेगेटिव आयन से सराउंडेड होता है और हर नेगेटिव आयन चारों ओर से पॉजिटिव आयन से सराउंडेड होता है। अगर NaCl का तुम एग्जांपल लोगे स्टूडेंट, वेरी सिंपल, अब सामने देखिए, NaCl का जो क्रिस्टल लैटिस होता है सोडियम क्लोराइड का, दो आयंस का बना होता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। इस लैटिस में इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, एकदम डेफिनिट अरेंजमेंट है, ऑर्डरली अरेंजमेंट। कैसे, हर Na+ के बाद कौन मिलेगा आपको, एक Cl-, देन Na+, देन Cl-। और हर पॉजिटिव आयन स्टूडेंट नेगेटिव आयन से सराउंडेड होगा, हर नेगेटिव आयन चारों तरफ से पॉजिटिव आयन से घिरा होगा। तो ये एक ब्यूटीफुल लैटिस बनता है। जे यहाँ बोर्ड पे हम केवल दो ही डायमेंशन में प्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो, ये Na+ के चारों ओर 4 Cl- हुए स्टूडेंट, एक आगे हो गया और एक पीछे। तो तीनों डायमेंशन में पॉजिटिव आयन घिरा होगा नेगेटिव से और नेगेटिव घिरा होगा पॉजिटिव से। तो बनाना एक ब्यूटीफुल लैटिस, डेफिनिट और अरेंज्ड ऑर्डर होता है इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का। सेकेंड थिंग, कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है। दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इनमें जो ऑर्डर है आयंस का वो इनफाइनाइट आयंस तक वैसे ही डेफिनिट और फिक्स होता है। हर Na+ Cl- से ही सराउंड होगा, हर Na+ के बाद Cl- और हर Cl- के बाद Na+। क्रिस्टल के एक एंड से दूसरे एंड तक इसी अरेंजमेंट में होंगे। इसीलिए इनमें अवयवी कणों का क्या होता है, कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है बच्चों। इसके बाद विषम दैशिकता, ये एनिसोट्रॉपी दिखाते हैं। अगर इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं स्टूडेंट, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में निकाली जाए तो उनके वैल्यूज डिफरेंट आते हैं। क्यों ऐसा होता है, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। अगर एक रे ऑफ लाइट यहाँ से पास किए तो उसको कम रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा आयन से, और आयनों के बीच से इजीली पास हो जाएगी। बट अगर इधर से पास आउट किया आपने, तब देखो बार बार वो पॉजिटिव आयन को अपने पाथ में फेस करती है। तो दोनों पाथ में काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। इस पाथ से जब ट्रेवल की तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और इस पाथ से ट्रेवल किया तो बार बार पॉजिटिव आयन ही मिलते जाते हैं। तो अलग अलग पाथ से ट्रेवल करने पे बच्चों अलग अलग डिफिकल्टीज को, लाइट को या इलेक्ट्रिसिटी को फेस करना पड़ता है। इसीलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, इनका हार्डनेस, इसके वैल्यूज डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट आते हैं। मतलब इनके भौतिक गुणों के मान अलग अलग दिशाओं में बच्चों अलग अलग आते हैं। इसी गुण को बोलते हैं विषम दैशिकता, या इंग्लिश में बोलते हैं एनिसोट्रॉपी। फिर आगे चलते हैं। अब अगला गुण देखिए, गलनांक निश्चित। इनका मेल्टिंग पॉइंट एकदम फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि हर पॉजिटिव नेगेटिव आयन सेम सीक्वेंस में, सेम आप कह सकते हो समान आकर्षण बलों से हर आयन घिरा होता है। तो किसी भी आयन को कहीं से भी क्रिस्टल को गर्म करोगे तो मेल्ट होगा एक फिक्स टेम्परेचर पे। किसी टेम्परेचर, इनके मेल्टिंग पॉइंट कभी भी चेंज नहीं हो सकते। मतलब इनका गलनांक फिक्स होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है स्टूडेंट्स, ये 800 डिग्री सेल्सियस पे ही एग्जैक्टली अगर प्योर सोडियम क्लोराइड है तो मेल्ट होगा, क्योंकि आयंस पे लगने वाला
जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करते हैं कहते हैं, वो हर जगह इक्वल होता है। अगला पॉइंट, वास्तविक ठोस। इन ठोसों को ही कहते हैं हम रियल सॉलिड्स। क्यों रियल सॉलिड्स कहते हैं? क्योंकि इनके जो अवयवी कण हैं वो एक निश्चित, नियमित और सुंदर व्यवस्था में होते हैं, जो हर जगह एक समान होती है, इसीलिए इनको कहा जाता है वास्तविक ठोस, या आप कह सकते हो ट्रू सॉलिड्स भी कह सकते हो। नाउ इनके एग्जाम्पल, जितने मेटल्स हैं स्टूडेंट, ऑल ऑफ देम कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन ठोस कह सकते हो। सारी धातुएं, हीरा, ग्रेफाइट, सोडियम क्लोराइड, जितने भी आयनिक यौगिक हैं सब, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम फ्लोराइड, हजारों आयनिक कंपाउंड हैं बच्चों, वो सब किस कैटेगरी में आएंगे? क्रिस्टलाइन ठोस की कैटेगरी में। अब हम पढ़ते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, या जिनको नॉन क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। एकदम आसान है। जिनके अवयवी कण त्रिविम में अव्यवस्थित होते हैं, जिनका कोई ऑर्डर ही ना हो, जो कहीं कोई पार्टिकल, कहीं दूसरा ऑर्डर हो गया, कहीं किसी पार्टिकल से ज़्यादा डिस्टेंस पे पार्टिकल, कहीं कम डिस्टेंस पे, तो इन अवयवी कण त्रिविम में अव्यवस्थित होते हैं, कोई डेफिनिट ऑर्डर नहीं होता है। कणों की लघु परास व्यवस्था, कणों का शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, जो थोड़ी थोड़ी दूरी पे जाके क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, फिक्स ऑर्डर होता नहीं है। अब यहाँ देखो, जैसे हमने एक एग्जाम्पल, सपोज कांच का एग्जाम्पल लिया, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कांच का। कांच में उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं स्टूडेंट, जैसे लिक्विड में पार्टिकल्स किसी डेफिनिट ऑर्डर में नहीं होते, कैसा भी ऑर्डर कहीं भी होता है, वैसे ही जितने भी अक्रिस्टलीय ठोस हैं, इनके कणों की कोई डेफिनिट जो है, इनका कोई निश्चित नियमित क्रम नहीं होता है। कहीं दूसरी व्यवस्था, यहाँ देखो, यहाँ से हम गए दो पार्टिकल तक, दो पार्टिकल्स बिल्कुल सीधी लाइन में थे, फिर पार्टिकल्स क्या हो गए? अप डाउन हो गए, मतलब इनके अवयवी कण व्यवस्थित नहीं होते हैं। और थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ही ये दो पार्टिकल बिल्कुल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बट तीसरा पार्टिकल गैप बढ़ गया, अप डाउन ऊपर नीचे पार्टिकल हो गए, तो इनमें अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था होती ही नहीं है। इसीलिए इनको बच्चों वास्तविक ठोस नहीं कहा जाता, बल्कि आभासी। ये ठोस होने का आभास देते हैं पर वास्तविक ठोस होते नहीं। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखो, समदैशिकता। इन ठोसों के भौतिक गुण, जैसे अभी मैंने बताया, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुण अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आते हैं, इनके सारे डायरेक्शन में एक समान। क्यों? क्योंकि कोई डेफिनेट ऑर्डर है ही नहीं, जिधर से भी जाओगे आप वैसी ही डिफिकल्टी फेस करते हो, वैसा ही रैंडम अरेंजमेंट होता है। तो इनके फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो किसी भी डायरेक्शन में फाइंड की जाए या डिटरमाइन की जाए, हर डायरेक्शन में वैल्यू सिमिलर आता है, चाहे आप वर्तनांक निकालो, चाहे इनकी विद्युत चालकता निकालो, चाहे कठोरता, इनके सारे भौतिक गुण हर डायरेक्शन में, हर दिशा में समान। अगला, गलनांक पथनांक अनिश्चित, एकदम सिंपल है, इनका कोई निश्चित गलनांक ही नहीं होता बच्चों। क्यों? कहीं पार्टिकल्स अबे हैं, एक दूसरे से दूर दूर हैं, वहाँ गर्म करने पे फटाक से पिघल जाएंगे, और जहाँ पार्टिकल्स नियर बाई होंगे वहाँ आपको ज़्यादा हीट करना होगा, तो एक रेंज में पिघलते हैं, टेम्परेचर की एक सीमा में। जैसे ये 300 से पिघलना शुरू हुआ तो एग्जैक्टली 300 नहीं, 300 से 400 डिग्री सेल्सियस तक मेल्ट होते रहेंगे, बट क्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं होता है, ये एक डेफिनेट टेम्परेचर पे ही मेल्ट होते हैं। नाउ इन्हें आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इस पे अच्छे से फोकस रखिए। इन्हें ट्रू सॉलिड्स नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स किसी डेफिनिट निश्चित नियमित व्यवस्था में होते ही नहीं। और दूसरी चीज, इन्हें अतिशीतित द्रव या इंग्लिश में सुपर कोल्ड लिक्विड बोलते हैं। क्यों सुपर कोल्ड बोलते हैं? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी अव्यवस्था बच्चों बिल्कुल लिक्विड जैसी होती है। जैसे लिक्विड में पार्टिकल्स एक दूसरे से आबे होते हैं और कोई भी पार्टिकल कहीं किसी डेफिनिट अरेंजमेंट में नहीं होता। पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स लिक्विड की बाउंड्री के भीतर, इस बाउंड्री के भीतर रैंडम मोशन करते रहते हैं, एक दूसरे से जो है कोलाइड होते हैं,
जो कंटेनर है, पात्र है, उसकी दीवारों से टकराते रहते हैं। तो ठीक जैसे लिक्विड में अव्यवस्थित होते हैं अवयवी कण, वैसे ही अक्रिस्टलीय ठोसों में होते हैं। इसी कारण बेटा इन्हें आभासी ठोस, सूडो सॉलिड या अतिशीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। अब आप यहाँ देखो इनके एग्जाम्पल, कांच, प्लास्टिक, रबर, स्टायरीन और रेजिन, ये सारे पॉलीमर्स हैं। तो इनमें बच्चों हमारा कांच, यूपी बोर्ड में 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कांच किस कैटेगरी में आता है, ठोस, द्रव, गैस या अतिशीतित द्रव। तो हमेशा याद रखिएगा कि कांच क्या है, एक सुपर कूल्ड लिक्विड या अतिशीतित द्रव होता है बच्चों। तो ये सारे कंपाउंड जितने आपने ये एग्जाम्पल पढ़े, ये सारे कैसे हैं, अक्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि इनमें इनके अवयवी कण व्यवस्थित नहीं होते हैं और इनमें कणों की लघु परास व्यवस्था होती है। अब कांच का एक एग्जाम्पल आपको हम बता देते हैं। आपने पुरानी बिल्डिंग्स की जो विंडोज होती हैं, खिड़कियां होती हैं, उनका कांच आप जाके ऑब्जर्व करिए, आप देखेंगे ऊपर आप नॉक करेंगे तो कांच आवाज़ करेगा, वहाँ वो टाइटली फिट नहीं होगा, बट नीचे जब आप नॉक करोगे तब आप देखोगे बिल्कुल टाइट होगा ग्लास। क्यों बच्चों, ग्लास में भी लिक्विड जैसी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग ऊपर से नीचे फ्लो होने का नेचर होता है, क्योंकि कांच सॉलिड की कैटेगरी में नहीं आता, प्योर सॉलिड। इसके मॉलिक्यूल्स बच्चों धीरे धीरे ट्रेवल करके कहाँ आते हैं, नीचे, जिससे नीचे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाने से कांच क्या हो जाता है, नीचे थोड़ा मोटा हो जाता है, ऊपर, बट ये प्रोसेस होने में 10-20 साल लगते हैं, तब कुछ डिटेक्टेबल चेंज हमको थिकनेस में दिखता है और ऊपर कांच क्या हो जाएगा, पतला। इसीलिए कांच, रबर, प्लास्टिक, रेजिन, इनको स्टूडेंट्स क्रिस्टलीय ठोस या प्योर ठोस, जिनको टू सॉलिड्स हैं कहते हैं, उनकी कैटेगरी में नहीं रखा गया है। इसके बाद अब मैं आपको इस चैप्टर से पूछे गए सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो बोर्ड एग्जाम में, चाहे सीबीएसई का एग्जाम हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो या आईसीएसई बोर्ड, जो ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा अभी तक मोस्ट प्रेफर्ड क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, उनको आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। और सारे स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लें या इसको नोट करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपके डेफिनेटली पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, okay, now we discuss some important objective questions of this chapter, ठोस अवस्था। पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, एकदम आसान है। आज मैं आपको इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं सबको एक तरफ से बता देता हूँ। चैप्टर के छूटे हुए जो कंटेंट हैं उनको आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, बट आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं, तो आपको जितने भी चैप्टर अब पढ़ाए जाएंगे, जो भी टॉपिक, तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं उस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव और रीजनल क्वेश्चन हैं आपको A to Z, जो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई में आए हैं, उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, कांच क्या है, व्हाट इज अ ग्लास, ग्लास होता क्या है, ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है, द्रव है या अतिशीतित द्रव है। अभी मैंने आपको बताया कि कांच प्योर सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में आता ही नहीं, प्योर लिक्विड भी नहीं है, क्योंकि कांच का शेप कंटेनर में रखने पे तुरंत बदल नहीं जाता है। तो कांच कौन सी कैटेगरी में आता है, सुपर कूल्ड लिक्विड, या आप कह सकते हो
कि कांच एक क्या है, अतिशीतित द्रव। नाउ कम एट सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं स्टूडेंट? जिसमें उसके अवयवी कण त्रिविम में, तीनों विमाओं में एक डेफिनेट अरेंजमेंट में होते हैं, जिनका शेप बदलता नहीं, जो ट्रू सॉलिड होते हैं। कांच आप जानते हो कैसा है, अक्रिस्टलीय ठोस, रबर भी अक्रिस्टलीय, रेजिन, ये तीनों कैसे सॉलिड हैं? अक्रिस्टलीय ठोस हैं बच्चों, क्योंकि इनके शेप टाइम बदलने के बाद, कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाते हैं। इन पे थोड़ा सा भी फोर्स लगाया जाता है तो इनके शेप में चेंजेस आ जाते हैं। तो इस सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में उसके अवयवी कण तीनों विमाओं में एक निश्चित और नियमित ज्यामिति में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका गलनांक अधिकतम होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस, आयनिक ठोस और धात्विक ठोस। इसे देखने के बाद बच्चों के दिमाग में दो ही ऑप्शन करेक्ट लगते हैं उनको, कि दो ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, पहला धात्विक, दूसरा आयनिक। वो सोचते हैं आयनिक ठोस में, आयनिक सॉलिड्स में आयन है, बहुत स्ट्रांग फोर्स से बाइंड है, डेट्स ओके। धात्विक ठोस में धातुएं सब सॉलिड होती हैं, मजबूत होती हैं, उनके भी जो है मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत नियर बाई स्ट्रांगली बने होते हैं। बट बच्चों ये जो सहसंयोजी ठोस होता है, जिसे कोवेलेंट सॉलिड बोलते हैं, इसमें कुछ जायंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ा फ्रेमवर्क होता है। फॉर एग्जांपल डायमंड, हीरा आप जानते हो नेचर का सबसे हार्ड सब्सटेंस कहा जाता है। नेचुरली अकरिंग जितने सब्सटेंसेस हैं उनमें सबसे हार्ड कौन होता है? डायमंड। क्यों? कार्बन का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट 6, कॉन्फ़िगरेशन 2, 4, ऑक्टेट में कितने की कमी है? 4 की। तो हर कार्बन लिंक्ड होता है 4 अदर कार्बन से, और वो 4 कार्बन भी लिंक्ड होते हैं नेटवर्क में 4 अदर कार्बन से। अब ध्यान से देखिए, एक क्या बनते जा रहा है? बहुत बड़ा नेटवर्क या फ्रेमवर्क बनते चले जाता है, जो इतना मजबूत हो जाता है कि इससे एक भी एटम को निकालने के लिए बहुत ट्रिमेंडस हीट देनी होती है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी होती है। तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि किसका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक ज़्यादा होगा, तो आप अपने दिमाग में सीधा रखिएगा कि हीरा, बोरान नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, दे कम्स इन कैटेगरी ऑफ सहसंयोजी ठोस या कोवेलेंट सॉलिड। इनमें बच्चों एटम्स एक दूसरे से बहुत मजबूत सहसंयोजी बंधों से जुड़ के एक विशाल फ्रेमवर्क बना डालते हैं, जिसको तोड़ना बहुत टिपिकल होता है। इनसे एटम्स को बाहर निकालने के लिए सबसे ज़्यादा हीट देनी होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया सहसंयोजी ठोस। निम्न में कौन ऊष्मा तथा विद्युत का, कौन से ठोस ऊष्मा तथा विद्युत दोनों के सुचालक होते हैं? आयनिक ठोस सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में ऊष्मा विद्युत के कुचालक, सहसंयोजी भी कुचालक। एक एक्सेप्शन है बच्चों, ग्रेफाइट, जो संकरण के कारण होता है। केवल धात्विक ठोस ऐसे ठोस होते हैं स्टूडेंट जो ऊष्मा और विद्युत दोनों के सुचालक होते हैं। बाकी आणविक ठोस में अगर इलेक्ट्रिसिटी को कन्वे करना है किसी सब्सटेंस को स्टूडेंट, तो उसमें दो चीजें होनी चाहिए, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। कैसे इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। या तो फ्री क्या हो? आयंस हो, पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस हो। अगर ये दो चीजें हैं किसी सब्सटेंस में, तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। बट आयनिक सॉलिड हो, चाहे सहसंयोजी ठोस हो, चाहे ये, इन तीनों में से किसी में, आणविक, सहसंयोजी और आयनिक, किसी में भी फ्री इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव नेगेटिव आयन नहीं होते। बट हमारे मेटालिक सॉलिड या धात्विक ठोस, आप जानते हो मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाने की? पॉजिटिव आयन। मेटल का लैटिस बच्चों बना होता है मेटल्स के पॉजिटिव आयंस का, और पॉजिटिव आयंस के बीच जो एम्प्टी स्पेस होता है इन पॉजिटिव आयंस के बीच, उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। इसीलिए मेटालिक या धात्विक ठोस जो होते हैं, मेटालिक सॉलिड्स, ये इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के दोनों के अच्छे कंडक्टर होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हीरा, डायमंड किस प्रकार का सॉलिड या ठोस है? अभी पढ़ा आपने,
आपको ऑप्शन में सहसंयोजी भी दे सकता है, परमाणविक भी, या नेटवर्क ठोस भी दे सकता है। कुछ बड़ी परीक्षाओं में आपको कंफ्यूज करने के लिए इनको नेटवर्क ठोस या नेटवर्क सॉलिड करके ऑप्शन दे दिया जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेटवर्क किस में बनता है, सहसंयोजी ठोस में या परमाणविक ठोस में। ओके, नाउ कम एट नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक होगा? जरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका कह सकते हैं आप इसको, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सारे कोवलेंट कंपाउंड हैं या सहसंयोजी ठोस। अभी मैंने आपको बताया कि सहसंयोजी ठोस ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, बट ये एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट, ग्रेफाइट, जो ऊष्मा और विद्युत दोनों का बेटा सुचालक होता है, इसीलिए ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ग्रेफाइट का ही इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। शुष्क सेल जितने हैं, ड्राई सेल, उसमें भी ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। अब क्वेश्चन उठता है कैसे कंडक्ट कर सकता है भाई? इसमें इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से? आयनिक कंपाउंड भी नहीं, ना ही मेटल है। तो बहुत सिंपल आंसर है स्टूडेंट, सामने देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4, ठीक। और ग्रेफाइट में होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसे आप हिंदी में कहते हो संकरण। कौन सा संकरण होता है बच्चों? sp2। हर कार्बन केवल अपने कितने इलेक्ट्रॉन यूज करेगा? केवल 3। यहाँ देखिए, 1s2, 2s2, 2p2। 1s से कोई मतलब ही नहीं, 2s, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। एक्साइटेड स्टेट में कार्बन में ये ग्राउंड स्टेट है स्टूडेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं परमाणु की मूल अवस्था। अब एक्साइटेड स्टेट में 1s से कोई मतलब ही नहीं, 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है किसमें? 2p में। हमारे पास कार्बन जनरली 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, बट इन केस ऑफ ग्रेफाइट केवल 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, एक 2s और 2 2p पार्टिसिपेट करते हैं, और एक 2p ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा रह जाता है स्टूडेंट। तो हर कार्बन के पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ईच कार्बन फॉर्म्स 3 कोवलेंट बॉन्ड। हर कार्बन कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाता है? केवल 3। तो हर कार्बन के पास स्टूडेंट ध्यान से देखिए, सब ने कितने बनाए? 3-3। तो हर कार्बन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल बचता है, जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट के क्रिस्टल लैटिस में एक लेयर से दूसरी लेयर में इजीली मूव कर सकता है या जंप कर सकता है। यही इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होता है जो 2p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्टर बनाने के लिए। सो आई थिंक नाउ व्हाई ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट becomes clear to you. Now come at some other important questions of this chapter. हाँ, एक छोटी सी टेबल आपके सामने है स्टूडेंट। इस टेबल को बाय हार्ट करिए और सॉलिड स्टेट का 1 मार्क आपका फिक्स हो जाएगा। एकदम आसान है, 2 सेकंड में आप समझ जाओगे इसको। यहाँ देखो, यूनिट सेल या एकक सेल। यूनिट सेल स्टूडेंट जनरली 3 ही टाइप्स की होती बहुत सी यूनिट सेल हैं, बट हमारे सिलेबस में 3 यूनिट सेल हैं। सरल घन एकक सेल जिसको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं, काय केंद्रित घन एकक सेल जिसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं, थर्ड फलक केंद्रित एकक सेल जिसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या CCP या SCP भी बोला जाता है।
समन्वय संख्या, किसी यूनिट सेल में एक अवयवी कण या एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जितने और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से घिरा होता है चारों ओर से, वही उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सबसे कम कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सरल घन एकक सेल का, कितना होता है 6, मतलब एक एटम या एक मॉलिक्यूल कितने से घिरा होता है 6। दूसरा काय केंद्रित एकक सेल, जिसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं, इसकी समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, मीन्स एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 8 अदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से जुड़ा है। तीसरा फलक केंद्रित एकक सेल, इसमें हर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल चाहे वो एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो बच्चों, चाहे आयन हो, कितने से घिरा होगा 12 से। तो सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है फलक केंद्रित एकक सेल का, इससे कम 8, 6, 8, 12 याद कर लीजिए आप। परमाणुओं की संख्या, सबसे कम परमाणु होते हैं सरल घन एकक सेल में 1, काय केंद्रित में 2 और फलक केंद्रित में 4। तो 6, 8, 12, 1, 2, 4। संकुलन दक्षता, किसी भी यूनिट सेल में स्टूडेंट, जैसे ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है, जो कॉर्नर्स होते हैं वो दिखाते हैं एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के सेंटर को। तो ये इस तरीके से एटम्स प्रेजेंट होते हैं यूनिट सेल में। अब यूनिट सेल स्टूडेंट इमेजिनरी होता है, कोई प्रॉपर यूनिट सेल बनाया नहीं होता है। जब एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के सेंटर को मिलाया जाता है तब एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहते हैं यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल में एटम्स, इस यूनिट सेल के अंदर का जितना पोर्शन, जितना परसेंट ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, जितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एटम्स किसी यूनिट सेल का, वो कहलाती है संकुलन दक्षता, इंग्लिश में बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी। तो सबसे कम एटम होता है स्टूडेंट सरल घन में, तो सबसे कम संकुलन दक्षता हो गई सरल घन एकक सेल की। इससे ज़्यादा 2 एटम्स होते हैं किसमें, काय केंद्रित में, इसकी संकुलन दक्षता हो गई 68%। मीन्स अगर 100 है वॉल्यूम तो 68 एटम ऑक्यूपाई करेंगे, बाकी 32 एम्प्टी होगा। 52 है तो 52 पार्ट 100 पार्ट्स में से एटम ऑक्यूपाई करेगा, बाकी 48 एम्प्टी। और सबसे ज़्यादा एटम होते हैं, सबसे कॉम्पैक्ट यूनिट सेल होता है फलक केंद्रित FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, सबसे ज़्यादा एटम्स हैं इसमें तो 4 होती है स्टूडेंट, और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी हो गई 74। मीन्स 100 पार्ट, अगर वॉल्यूम 100 पार्ट है तो 74 पार्ट एटम ऑक्यूपाई करेगा, बाकी 26 पार्ट एम्प्टी रहेगा। इनके एग्जांपल्स ऑक्सीजन, पोलोनियम। इसके एग्जांपल्स अल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, और कुछ ट्रांजिशन मेटल क्रोमियम, टाइटेनियम, आयरन। और फलक केंद्रित घन एकक सेल के एग्जाम्पल जितने भी नोबेल मेटल हैं सब के यूनिट सेल होते हैं फलक केंद्रित यूनिट सेल या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इससे क्वेश्चन किस टाइप का आया है, बहुत आसान क्वेश्चन स्टूडेंट आए हैं। 2 मिनट अटेंशन पे करिए, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। पहला, सरल घन एकक सेल में समन्वय संख्या सामने है 6, काय केंद्रित में समन्वय संख्या 8 और फलक केंद्रित में 12। दूसरा क्वेश्चन यूपी बोर्ड में लास्ट ईयर के एक पेपर सेट में था, काय केंद्रित एकक घन एकक सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है 2। फलक केंद्रित में भी पूछा गया है कितनी होती है परमाणुओं की संख्या 4। अगर आपको किस यूनिट सेल में या किस एकक सेल में कितने एटम कैसे होते हैं ये नहीं पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फुल्ली अवेयर करा दूंगा कि किस एकक सेल में कितने परमाणु और क्यों होते हैं। एक क्वेश्चन स्टूडेंट आया है पैकिंग इफिशियंसी, जिसको संकुलन दक्षता कहते हो आप। पूछा गया है कि काय केंद्रित एकक सेल की संकुलन दक्षता या पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है, तो 68%। इसको याद कर लीजिए, 52, 68, 74। सबसे ज़्यादा है, सबसे कम एटम सरल घन में 1, 2, 4, तो उसी रेशियो में याद कर लीजिए, जिसमें कम एटम उसकी पैकिंग इफिशियंसी कम। तो 1 एटम तो 52, 2 तो 68, 3 तो 74। ओके, अब इनके एग्जाम्पल्स आपके सामने है। एग्जाम्पल से भी 1-2 बार क्वेश्चन उठा है। पूछा गया है गोल्ड में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से कभी कभी आपको यूनिट सेल का टाइप नहीं दिया होता बच्चों, तो आपको ये याद होना चाहिए। छोटी सी टेबल है, 2 मिनट में बाय हार्ट हो जाएगी।
और बोर्ड एग्जाम में एटलीस्ट 1 मार्क आपको स्कोर कराएगी, या तो ऑब्जेक्टिव का और या तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको हेल्प करेगी। तो इसे याद कर लीजिए, ऑक्सीजन, पोलोनियम, सरल घन एकक सेल के एग्जाम्पल, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और लाइट ट्रांजिशन मेटल्स आयरन को इंक्लूड करके काय केंद्रित में आती हैं, फलक केंद्रित में आती हैं, जितनी भी लगभग नोबेल मेटल हैं। केवल आप ये याद रखो कि ये इसमें कौन आती हैं, नोबेल मेटल्स, जिनको उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं, और इनमें अल्कली आते हैं और कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इसके 2 ही एग्जाम्पल हैं, ऑक्सीजन और पोलोनियम। तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सीबीएसई यूपी बोर्ड में भी आए हैं और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे गए हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक ट्रिक से याद कर लीजिए आप। NaCl में Na+ और Cl- आयनों की समन्वय संख्या, इसको रट लीजिए 6 कितना होता है, 6 क्यों, क्योंकि ये फलक केंद्रित एकक सेल में क्रिस्टलित होता है। CH_Cl आप एक ट्रिक से याद रखो कि Na का एटॉमिक नंबर कम होता है, यही 2 क्वेश्चन आते हैं, सीजियम का ज़्यादा होता है 55। तो याद रखिए जूनियर या सीनियर 6 6 8 8 आप रिमाइंड करने के लिए याद रखो। तो NaCl में Na+ Cl- आयनों की संख्या कितनी की समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। ऐसा भी पूछ सकता है Na+ की समन्वय संख्या, तो 6 याद रखिए, Cl- की भी समन्वय संख्या 6। CH_Cl में CS+ और Cl- आयनों की समन्वय संख्या है, तो याद रखिए 8 हर सीजियम आयन 8 Cl- आयनों से सराउंड होता है चारों तरफ से, और हर ये Cl- आयन 8 सीजियम आयनों से चारों ओर से घिरा होता है। तो सीजियम क्लोराइड में समन्वय संख्या हो गई बच्चों 8 और सोडियम क्लोराइड में 6। तीसरा क्वेश्चन देखिए, परमाणुओं की संख्या n, तो अगर परमाणुओं की संख्या कितनी हो किसी क्रिस्टल जालक में n, तो चतुष्फलकीय व अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होगी। इसका एक फार्मूला है स्टूडेंट, अगर परमाणु कुल कितने हैं n, तो चतुष्फलकीय रिक्ति होती हैं 2 × n, या परमाणुओं की संख्या का जस्ट डबल, और अष्टफलकीय होती हैं जितने परमाणु होंगे। तो आपको अगर परमाणुओं की संख्या n दी है तो चतुष्फलकीय उसका डबल 2n होंगी। यह ऑप्शन सही लग रहा है, दोनों में सही है। और अष्टफलकीय परमाणुओं की संख्या के बराबर, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 2n और n। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा 2n और n। आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जा सकता है परमाणुओं की संख्या 2n हो गई तो उसका डबल कर दो, चतुष्फलकीय रिक्ति 4n हो जाएगी और अष्टफलकीय रिक्ति कितनी हो जाएगी 2n हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, NaCl एकक सेल में क्रिस्टलित होता है, तो इसका उत्तर है स्टूडेंट फलक केंद्रित एकक सेल में क्रिस्टलित होता है, क्योंकि हर Na+ और हर Cl- 6 अपोजिट चार्ज के आयनों से घिरा होता है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट प्राइम इम्पॉर्टेंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एकदम आसान है, 2 मिनट में याद करिए, और अगर नहीं बाय हार्ट करना हो तो कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं वो एग्जाम्पल से याद कर लीजिए।
काम लोहा हो गया। फिर इस चैप्टर से आने वाले सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जितनी भी डाउट है समझ लो साफ। आओ, निम्न में से कौन सा साटकी और फ्रेंकल दोनों दोष दिखाता है? सबसे ज्यादा बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव यूपी बोर्ड में कि कौन सा यौगिक साटकी दोष भी और फ्रेंकल दोष दोनों को दिखाता है। आंसर है AgBr। साटकी दोष होता क्या है बच्चों? एकदम आसान है, जब अपोजिट आयंस, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, साटकी दोष होता क्या है? जब कोई किसी आयनिक यौगिक का क्रिस्टल लैटिस किसका बना होगा? धनायन ऋणायन का। जब अपोजिट आयन, एक धनायन निकल जाए और एक ऋणायन निकल जाए, एक कटायन उड़ जाए और एक आयनायन उड़ जाए, तो हमारा क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक क्या हो जाता है? वैकेंट या खाली हो जाता है। तो ये दोष कहलाता है साटकी दोष। और साटकी दोष के नंबर जब बढ़ते हैं तो क्रिस्टल आयंस कम हो जाने से मास कम हो जाता है और क्रिस्टल कैसा हो जाता है? लाइट या हल्का हो जाता है। हम जानेंगे कैसे कौन आयन गया? नेगेटिव आयन से सराउंड होता है पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव गया, और पॉजिटिव आयन से सराउंड होता है नेगेटिव, तो यहाँ से कौन गायब हुआ? नेगेटिव। क्यों पॉजिटिव नेगेटिव साथ में निकले? जिससे क्रिस्टल लैटिस का की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी या विद्युत उदासीनता बनी रहे। तो साटकी दोष समझ में आ गया। फ्रेंकल दोष क्या होता है? कोई आयन अपनी पोजीशन छोड़ दे, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव आयन से बना, अपनी पोजीशन छोड़ा, इसको भाई यहाँ नहीं अच्छा लगा, ये गया अपने गांव से ससुराल में जाके बस गया। कुछ और आयनों के बीच जो क्या था, इंटरस्टिशियल या खाली स्पेस था, अपनी जगह छोड़ा ये पॉजिटिव आयन और अदर आयंस के बीच के एम्प्टी स्पेस में जाके सेटल हो गया। आया समझ में? तो ये दोष कहलाता है फ्रेंकल दोष बच्चों। फ्रेंकल दोष में आयन बाहर नहीं जाता, अपने लैटिस में ही रह जाता है, जिससे लैटिस वैकेंट तो हो जाता है लेकिन उसके द्रव्यमान या मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस दोष से क्रिस्टल के डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। घनत्व तो इसके कारण प्रभावित नहीं होता। घनत्व तो कम होता है केवल किस दोष से? साटकी दोष से। अब आइए क्वेश्चन, अब आपको बहुत इजीली समझ में आएंगे। निम्न में से कौन साटकी फ्रेंकल दोनों दोष दिखाता है? तो ये कंपाउंड याद रखिए स्टूडेंट, AgBr मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ये फ्रेंकल दोष भी दिखाता है और साटकी दोष, दोनों दोष प्रदर्शित करता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में आया क्वेश्चन है। किस दोष में क्रिस्टल का घनत्व तो कम हो जाता है? जिसमें मास कम हो जाएगा। अगर आयन निकल गए, एम्प्टी स्पेस हुआ, आयन एकदम से बाहर निकल गए, एस्केप कर गए, तो क्रिस्टल कैसा हो जाएगा? लाइट हो जाएगा, मास कम हो जाएगा। तो डेंसिटी ऑब्वियसली आप सब जानते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो घट नहीं रहा है, क्रिस्टल का वॉल्यूम उतना ही है। आयन निकल गया तो मास कम हो गया, डेंसिटी कम हो गई। तो कौन से दोष में घनत्व तो कम हो जाएगा बच्चों? साटकी दोष, क्योंकि साटकी में आयन बाहर निकल जाते हैं, फ्रेंकल में बाहर नहीं जाते, लैटिस में ही दूसरे आयनों के बीच आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से धातु न्यूनता दोष कौन प्रदर्शित करता है? 3 साल से लगातार यूपी बोर्ड में आया क्वेश्चन है। आंसर है FeO, फेरस ऑक्साइड। अब आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इन एग्जांपल्स को बाय हार्ट कर लीजिए। डिफेक्ट या दोष से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं ये एग्जांपल आपके 2 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। यहाँ देखो, साटकी दोष कौन से जो है कंपाउंड दिखाते हैं? एल्कली मेटल्स के सारे कंपाउंड, एक एक्सेप्शन आ जाता है सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि एल्कली मेटल का साल्ट नहीं होता है। फ्रेंकल दोष, सिल्वर के जितने भी हैलाइड हैं सब फ्रेंकल दोष दिखाते हैं। AgBr, AgCl, AgI, एकदम सिंपल है, रट लो। और यहाँ एल्कली मेटल्स फर्स्ट है कि जितने मेटल हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबेडियम, सीजियम के क्लोराइड्स ले लो, चाहे ब्रोमाइड, ठीक। एक एक्सेप्शन होता है धातु न्यूनता दोष, जब धातु आयनों की कमी हो जाए बच्चों क्रिस्टल लैटिस में। लैटिस बना किसका होता है? धातु आयनिक यौगिक का, धातु धनायन और अधातु ऋणायन। अगर धातु कम हो जाए, धातु निकल जाए तो कौन सा दोष आता है?
धातु न्यूनता दोष या मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो इसके एग्जाम्पल रट लेंगे आप, FeO, NiO, TiO, 3 छोड़ के और एग्जाम्पल की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। इसी से किसी भी टाइप का एग्जाम होगा आप अपना ऑब्जेक्टिव बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। लास्ट, धातु अधिकता दोष। धातु अधिक कब होगी? जब बाहर से आ जाए, जैसे ये धातु का किसी आयनिक यौगिक का क्या है, क्रिस्टल लैटिस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बना है। अगर पॉजिटिव आयन स्केप कर गया, पॉजिटिव स्केप कर गया तो धातु आयनों की संख्या कम हो गई, या पॉजिटिव रहे एक आध एडिशनल नेगेटिव आ जाए तब भी क्या हो जाएगा, धातु आयन कंपैरिजन में पहले की कम हो जाएंगे। तो इसे बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। दूसरा आपने पढ़ा अभी धातु अधिकता दोष। ये 2 कंडीशन में हो सकता है, एक तो नेगेटिव आयन गायब हो जाए तो नेगेटिव के कंपैरिजन में पॉजिटिव ज़्यादा हो गए धातु के आयन, या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, और एक आध धनायन एंट्री कर जाए लैटिस में, बाहर से क्या हो जाए, एंट्री कर जाए। तो ये थे बच्चों क्रिस्टल जालक में पाए जाने वाले दोष और उनसे इम्पॉर्टेंट आए हुए परीक्षा में क्वेश्चन। अब आपको अगर किसी दोस्त से रिलेटेड या एक अक्षर से रिलेटेड कोई डाउट हो, कहीं कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, तो अगले लेक्चर में आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। मैं अगले लेक्चर में स्पेशल वीडियो उन टॉपिक्स के लिए बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाया था केवल इस चैप्टर से आपको अवेयर करने के लिए, और इस चैप्टर से पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि जितनी भी डाउट आपके दिमाग में है उनको सॉल्व करने के लिए। ये चैप्टर मैंने किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बनाया था स्टूडेंट। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।